हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 2024 की जो मैट्रिक परीक्षा होने वाली है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन होने वाली है, तो उसके हम लोग जो सोशल साइंस है उसके PYQs को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो NCERT में जो जो PYQs है और संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों एक बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप हम लोग अपने हमारे जो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, स्कूलिंग एजुकेशन है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्कूलिंग एजुकेशन के नाम से, और टेलीग्राम पे आपको सारे PDF स्टडी मटेरियल्स और जो लिंक्स है नोटिफिकेशन से सारे वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करते चाहें दोस्तों। शुरुआत करते हैं। आज का हम लोग पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जो है ग्राम पंचायत में चुन कर आते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक और टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, कौन से इनमें से कौन से जो है वो ग्राम पंचायत में चुन कर आते हैं और अपना कार्य संभालते हैं। तो सबसे पहला दिया है सरपंच, दूसरा में दिया है वार्ड के सदस्य, तीसरा में दिया है सचिव और चौथा में दिया है ग्राम सभा सदस्य। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही विकल्प का चयन करना, यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सही विकल्प का चयन करना है। AB, AC, ABC और ये BCD। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, सरपंच का यहाँ पे आपका चुनाव होता है, वार्ड सदस्य के आपके चुनाव होते हैं, लेकिन सचिव जो है उसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, अब सचिव को क्या होता है, ये सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो आपका C नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आपका AB सही है, जो सरपंच और वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे 1 नंबर जो है। ठीक है, AB सही है, सरपंच और वार्ड सदस्य। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य जो है, हमारा झारखंड राज्य, उसका गठन कब हुआ है? ऑप्शन एक में दिया है 2001, दूसरे में दिया है 2000, तीसरे में दिया है 1999, चौथा में 1998। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गठन कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर को और क्या है, तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मतिथि है। ठीक है, जिसकी बात करें दोस्तों, झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो आपकी रांची में झारखंड की राजधानी है। कहाँ पे? रांची। ठीक है, दुमका इसकी उपराजधानी हो जाती है। कितने ज़िले हैं दोस्तों? तो 24 ज़िले हैं। ठीक है, और इसमें राज्यसभा के जो सदस्य पॉलिटिक्स से प्रश्न आ रहे हैं, तो राज्यसभा जो यहाँ से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 6 सदस्य आपके राज्यसभा में चुने जाते हैं। लोकसभा सीट कितनी है, तो ये 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, विधानसभा सीट कितनी है, तो ये आपकी 82 विधानसभा सीट है दोस्तों। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको भी आप आने वाले एग्जाम्स के लिए आप लोग याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, तो इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश में अंतर क्या है दोस्तों? ठीक है, तो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गैर लोकतांत्रिक देश कौन से हैं। ठीक है, पहला में दिया भारत, दूसरे में नेपाल, तीसरे में पाकिस्तान और चौथा में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे आपके सारे देशों में हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यहाँ पे सारे में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सारी जगह जो सरकार है वो चुन के आते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो NCERT बुक में है वहाँ पे ऑप्शन में पाकिस्तान दिया हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान क्यों दिया हुआ है? तो आपके जो कहानी आपकी किताब में दी हुई है जनरल मुशर्रफ के टाइम की, वहाँ पे सत्ता तख्ता पलट हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे क्या है आपका जो गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आ गई थी। ठीक है, नेपाल की बात करें तो इसमें भी आपके देखते हैं हम लोग कुछ टाइम तक राजतंत्र का शासन प्रणाली था। ठीक है, यहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे भी आपका लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ठीक है, और बात करें दोस्तों अपने पड़ोसी देश म्यांमार की, तो बात करें तो म्यांमार भी हम लोग देखते हैं क्या अभी सैनिक तख्ता पर लेते हैं, मतलब वहाँ पे आपका एक गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पाकिस्तान यहाँ पे। ठीक है, आपके किताब के सेंस में। और कुछ गैर लोकतांत्रिक देश कौन कौन से थे आपके? चीन, कुवैत, सऊदी अरब, फिर UAE और बहरीन, ये सारे क्या आपके एक गैर लोकतांत्रिक देश हैं। ठीक, नेक्स्ट है ऑप्शन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 1970 से लेकर के 1993 के मध्य बेल्जियम में संविधान में कितने बार संशोधन किया गया? दोस्तों, बेल्जियम जो है वो कहाँ है, तो ये आपके यूरोप में है। ठीक है,
इसका जो इसकी राजधानी क्या है, तो ब्रसेल्स जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। और ये जो बेल्जियम है वो आपका यूरोपीय यूरोपीय यूनियन का जो है संस्थापक सदस्य है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का संस्थापक सदस्य है। और बात करें दोस्तों यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है तो वो कहाँ आपका, तो जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे आपकी यूरोपीय यूनियन की राजधानी हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो 1970 से 1993 के मध्य दोस्तों बेल्जियम में कितनी बार संविधान का संशोधन किया गया, तो आपके कितने बार संशोधन किया गया, तो ये आपके 4 बार, एक बार, 3 बार, 5 बार या फिर 4 बार। तो इसके राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5 बार संशोधन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग कि कोई भी व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा, कौन सा, जिला जज के न्यायालय द्वारा, ठीक है, जिला जज के न्यायालय द्वारा फैसले से असंतुष्ट होता है तो अपीलीय प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है वो जो न्यायालय है वहाँ पे असंतुष्ट होता है तो वहाँ पे नेक्स्ट वहाँ पे कहाँ पे अपील कर सकता है, ठीक है, अपनी जो फैसले के लिए अपील प्रणाली के अनुसार कहाँ पे अपील करता है, तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद के बारे में प्रश्न आया है। भारतीय संसद ए बी के कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया है कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य वह सरकार बना सकती है। दूसरा में दिया है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, ये सही है, बी सही है, ये भी दोनों सही है, ये भी दोनों गलत है। तो देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में संसद सरकार कब कोई बना सकते हैं, कोई भी पार्टी सरकार कब बना सकती है, तो जो लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा सीट के जो बहुमत, जिसके पास बहुमत, जिस पार्टी के पास बहुमत होती है वो आपके क्या कर सकते हैं, वो सरकार बना सकते हैं, ठीक है। बहुमत के जितने भी आपके सीट हैं उसमें से आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक सीट है जिसके पास है वो सरकार बना सकती है। वर्तमान में किसकी सरकार है दोस्तों, तो आपकी बीजेपी की सरकार है, ठीक है। ये मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ठीक। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के आगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केवल बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्टी है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1925, 1927, 1929 और 1930 है। तो आईसीपी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है आईसीपी है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो आपका 26 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कहाँ पे स्थापना की गई थी, तो ये कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक हैं तो कौन कौन थे, M.N. राय थे, M.N. राय, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो M.N. राय इसके संस्थापक थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र देश में बना, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। तो पहला में है 1958, दूसरा में 1948, तीसरा में 1949, चौथा में 1950। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो श्रीलंका जो है ब्रिटिश हुकूमत से कब आज़ाद हुआ था, तो 4 फरवरी 1948, 1948 में यह आज़ाद हुआ था, ठीक है, श्रीलंका, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, तो यह इसकी राजधानी कोलंबो में है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो सिलोन इसका पुराना नाम है, ठीक है। सिलोन क्या है इसका पुराना नाम है, ठीक। 1972 में देखते हैं दोस्तों श्रीलंका गणराज्य बनता है, ठीक। और उसके बाद लगातार वहाँ पे गृह युद्ध का स्थिति होती है और 2009 में जा आके इसका गृह युद्ध जो है वह समाप्त होता है, ठीक है। तो यह गणराज्य कब बना, 1972 में बना। आज़ाद कब हुआ था, 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है, तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। सिलोन श्रीलंका की पुराना नाम है, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत हैं, ठीक है, बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो क्या है, पहला है बहुजन समाज, दूसरा में क्रांतिकारी लोकतंत्र, तीसरा में है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और चौथा में है आधुनिकता। तो बीजेपी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, मोटिवेशनल इसका सिद्धांत थ्योरी है, वो क्या है, तो
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है, हिंदुत्व राष्ट्रवाद को लेकर के चला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारतीय 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में डैश अनुसूची में रखा गया है। जो भारतीय संविधान है उसको जो भारतीय भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं, उसको भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? पहला दिया है 7वीं अनुसूची, दूसरा दिया है 9वीं अनुसूची, तीसरा दिया है 8वीं अनुसूची और चौथा दिया है 11वीं अनुसूची। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उसको किस अनुसूची में रखा गया है? तो यह आपकी 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ऑप्शन कभी कभी एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं दोस्तों, इनमें से कौन से भाषा को नहीं रखा गया है? तो इंग्लिश जो है वो आपके 22 भाषाओं की जो इसमें है उसमें नहीं आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और थोड़े दोस्तों क्वेश्चन जो बीजेपी से रिलेटेड प्रश्न थे उसमें हम लोग देखते हैं कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है, याद रखेंगे दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। संस्थापक इसके कौन कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके संस्थापक सदस्य हैं, ठीक। आगे बात करें दोस्तों, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 22 जो भाषाओं के भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया, तो याद रखेंगे इंग्लिश इसमें से नहीं आता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में, केंद्र तथा राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी वाले विषय जिसपे दोनों शासन दोनों लोग कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं और राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? पहला है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है में राज्य सूची, चौथा में दिया है ए बी 1 और 2 दोनों, मतलब संघ सूची और समवर्ती दोनों, और पाँचवा में दिया है 1 और 3 दोनों, मतलब संघ सूची और राज्य सूची दोनों। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग देखते हैं जो केंद्र सर, ये पहले हम लोग बात कर रहे थे तो इस किस में है? तो यह जो विषय है यह किस में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। किस में? 7वीं अनुसूची, ठीक। तो याद रखेंगे कि जो सत्ता जो कानून जो बनाने का अधिकार है, किन विषय में कानून बना सकते हैं, ये सूची किस में है? तो ये आपके 7वीं अनुसूची में है, ठीक। तो केंद्र सरकार, बात करें संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में जो है वो केंद्र सरकार इसके विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। संघ सूची में कितने विषय आते हैं दोस्तों? तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं 98 है, ठीक है, 97 था, अब बड़ा 98 हो गया, ठीक है। राज्य सूची क्या होता है? तो जिन विषयों पे राज्य सरकार कानून बनाते हैं उसको हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें कितने हैं? तो अभी 62 है, 62 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। अब समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। और जो अगर किसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बनाया है और उसी विषय पर बाद में फिर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस पर केंद्र सरकार की कानून हावी होगा और केंद्र सरकार का कानून पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं, ठीक। ये सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। कौन से अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? और राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नारी मताधिकार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? जो नारी मताधिकार आंदोलन है वह निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, फिर धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, और चौथा है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो नारी मताधिकार आंदोलन जो है 18वीं सदी में था दोस्तों। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, महिलाओं के लिए मताधिकार के लिए आंदोलन था, ठीक है, प्रमुख आंदोलन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो पहला दिया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरा है सरकार का ढांचा, तीसरा है राजनीतिक दलों के नाम, और चौथा है नागरिकों के अधिकार। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों संविधान में जो है
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्टिकल भाग 1 में हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक में। ठीक ठीक है, तो उसके बाद फिर देखते हैं सरकार का ढांचा का जो है, सरकार का ढांचा किस प्रकार होगा, किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार का इसका अंग होगा, कितने भागों में डिवीजन होगा। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, तो सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सरकार का ढांचा का इसका भी वर्णन मिलता है आपको। फिर नागरिकों के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल जो 12 से लेकर के 35 आर्टिकल तक है, उसमें नागरिकों के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसका 1 भी दिया हुआ वर्णन है, 2 भी वर्णन है, और चौथा भी जो नागरिकों का अधिकार भी वर्णन है। लेकिन राजनीतिक दलों के नाम क्या होंगे इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा कि संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों को कौन नामांकित करता है, तो ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति, दूसरा में दिया है उपराष्ट्रपति, तीसरा में दिया है प्रधानमंत्री और चौथा में दिया है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का अध्यक्ष थे, कौन जो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो इनमें से कौन से। पहला दिया है सी राजगोपालाचारी, दूसरा में दिया है BR अम्बेडकर, चौथा में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा में दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपके संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनसे पहले जो फर्स्ट बैठक हुई थी, ठीक है, तो संविधान सभा में जो फर्स्ट बैठक कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक में हम लोग देखते हैं कि सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे सच्चिदानंद सर, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद चुनाव होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। BR अम्बेडकर कौन थे, तो BR अम्बेडकर संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी जो देखते हैं दोस्तों हम लोग, ये कौन थे, तो ये आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, ये वायसरॉय थे। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इन सबको, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संविधान सभा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन है, नेशनल हाईवे सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH8 दिया हुआ है, NH7 दिया हुआ है, NH33 दिया हुआ है, NH15 दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है, तो नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका NH7 सबसे लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि NH7 में 7 अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों को मिला करके इसको नाम क्या किया गया, NH44। तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जो सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तो नेशनल हाईवे 44 आपका सबसे लंबा है। दोस्तों NH7 की बात करें तो NH7 की जो लंबाई है वो कितनी थी, 845, ठीक है, 845 किलोमीटर। ठीक है, और NH44 की लंबाई कितनी है, तो 4112 किलोमीटर। ठीक, ये आपका नॉर्थ टू साउथ आपका फैला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से NH7 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तो NH44 है। NH7 को NH44 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 7 अलग अलग नेशनल हाईवेज को जोड़ करके NH44 बना दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, इनमें से कौन सी रबी फसल है, रबी फसल के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो इनमें से कौन सी रबी फसल है, चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। दोस्तों रबी फसल को कब उगाया जाता है, तो हम लोग देखते हैं जो शीत ऋतु में इसकी बुआई की जाती है, और उसके बाद फिर जो उसका बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के आते हैं, बसंत ऋतु आते हम लोग देखते हैं इसकी कटाई हो जाती है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, और इसकी कटाई हो जाती है जनवरी फरवरी में कटाई होती है। ठीक है, फरवरी मार्च में।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? रबी फसल के बारे में कौन सा है? तो चना जो है आपका एक रबी फसल का उदाहरण है। खरीफ चावल आपका खरीफ फसल है। मोटे अनाज खरीफ फसल के उदाहरण, और कपास भी आपके खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है, खरीफ फसल के उदाहरण है। लेकिन चना गेहूँ आपके किसके उदाहरण है? तो ये रबी फसल के उदाहरण है। ठीक है, जिसको भी शीत ऋतु के टाइम पे उगाया जाता है दोस्तों, वो आपके चना जैसे चना हो गया, सरसों हो गया, तो ये सारे आपके आप मटर सिमी हो गया, ये सारे आपके क्या है? रबी फसल के उदाहरण है। जो भी वर्षा ऋतु के दौरान उगाते हैं उसको खरीफ फसल के नाम से बोलते हैं। उसका फिर आपको बसंत ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे सब्जियाँ उगाते हैं हम लोग देखते हैं, तो उसको गांव देहात में जेठुआ के नाम से बोला जाता है, उसको जायद फसल के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके फसलों का वर्गीकरण भी याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। नवीकरण जो योग्य संसाधन है वह उसका कौन सा उदाहरण है? ठीक है, पहला दिया है आपका कोयला, नवीकरण योग्य संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा और या फिर प्राकृतिक गैस। तो पहले ध्यान लेते हैं दोस्तों, नवीकरण योग्य संसाधन होते क्या? तो वे संसाधन जिसकी मात्रा सीमित नहीं है। ठीक है, उसका बार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, असीमित है, उसको हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। इसके उत्पादन के उसका उपभोग के बाद फिर से ये पुनः प्राप्त हो सकता है। जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ठीक है, बायोगैस हो गया, ये सारे आपके क्या नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार है। ठीक, अब इसमें से अनवीकरणीय संसाधन क्या था? जिसको हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, और इसके भंडारण सीमित होते हैं, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपके कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो ये आपके किसके उदाहरण है? तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन के उदाहरण है। लेकिन इसमें जो है दोस्तों इसमें आपके सौर ऊर्जा क्या है? आपके नवीकरणीय योग्य संसाधन के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? ठीक है, सरकारी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में कौन उपलब्ध कराती है? पहला दिया है हेल, दूसरा दिया है सेल, तीसरा दिया है टाटा स्टील, ये चौथा दिया है MNCC। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यह आपके क्या करते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसी है जो आपके स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। ठीक है, टाटा स्टील एक प्राइवेट कंपनी है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे टाटा स्टील जो है उसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ इसका मेन जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की, तो निम्न में से कौन सा संसाधन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? कौन संसाधन क्या करते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। पहला है गैर परंपरागत संसाधन, दूसरा है परंपरागत संसाधन, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है पवन ऊर्जा। तो बात के दोस्तों संसाधन कौन से प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो कौन से संसाधन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? जो परंपरागत स्रोत है, परंपरागत संसाधन है, उस वो क्या करते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो प्राचीन समय से उपयोग किया जा रहा है, लगातार उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसके भंडारण इसके सीमित है, उसको हम लोग परंपरागत संसाधन भी कहते हैं और अनवीकरणीय योग्य संसाधन भी कहते हैं। तो ठीक है, तो संसाधन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, आपको क्या हो जाएगा? परंपरागत संसाधन जो है वो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका हम लोगों ने दोस्तों आज हम लोगों ने जो पॉलिटी है और ज्योग्राफी है उसके 20 प्रश्नों को देखा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। ठीक है, 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का सेशन कैसा रहा दोस्तों, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जितने भी आपके दोस्तों फ्रेंड सर्कल हैं जो भी आपके मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, उसके सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके दोस्तों सबके साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।